नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा अनुपात समानुपात अभी कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी 4 क्लास अभी तक हो चुकी हैं। तो हम 5वीं क्लास की ओर बढ़ते हुए, तो 5वीं क्लास में हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हमने 4थी क्लास में भी क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चंस किस प्रकार के बनते हैं वो देखते हैं, कैसा लेवल आता है, एग्जाम कैसे पूछता है। और यूपीएसआई में खास तौर से यूपीएसआई की मैं बात करूँ तो यूपीएसआई में किस तरीके से अभी तक प्रश्न को पूछा गया। तो देखिएगा कि मैं प्रश्न की बात करूँ तो मैं पहला प्रश्न लिखवा देता हूँ, पहला प्रश्न लगा देता हूँ बोर्ड पर। पहला प्रश्न क्या है कि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या 9:8 से कम कर दी गई और उनकी जो तनख्वाह है, प्रतिदिन की तनख्वाह 14:15 से बढ़ा दी गई। 9:8 से कम कर दी गई, तनख्वाह बढ़ा दी गई 14:15 से। और यदि प्रतिदिन की कुल तनख्वाह 6,000 रुपये कम हो गई हो तो बताना है कि अभी प्रतिदिन की तनख्वाह कितनी है। अभी जो है वो सामान्य प्रतिदिन की तनख्वाह कितनी है। तो मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पहले में मजदूर थे वो 9 थे, तो 9 से अनुपात 1 घट गया, रह गए 8। लेकिन मजदूरी की बात करूँ तो मजदूरी जो है वो मजदूरी बढ़ा दी गई पहले की अपेक्षा। तो पहले अगर मजदूरी 14 थी तो अब मजदूरी मिल रही है 15। तो 14 गुना 126, पहले जो टोटल तनख्वाह बन रही थी वो बन रही थी 126 भाग के रूप में। लेकिन मैं अब बात करूं तो 15 × 120, तो अब तनख्वाह बन रही है 120। तो मुझे बताइए भाग भाग के रूप में तनख्वाह कितने भाग कम हुई। आप बताएंगे कि 6 भाग कम हुई। तो 6 भाग जो कम हुई, एक्चुअल में 6 भाग कम हुई, लेकिन हमारे प्रश्न में दिया है जो कम हुई वो हुई 6,000 रुपए। कितने हजार रुपए? 6,000 रुपए, यानी कि 6 भाग रिप्रेजेंट कर रहा है 6,000 रुपए को। तो एक भाग की वैल्यू निकल कर आ रही है 1,000 रुपए। लेकिन हमारी जो तनख्वाह अभी वो 15 × 120 भाग आई थी, हमें निकालनी 120 भाग का मान। तो मैं क्या 1,000 से इसे गुणा ना कर दूं? तो मेरा उत्तर आएगा जो अभी की तनख्वाह है वो है 1,20,000। अभी की जो तनख्वाह है वो है 1,20,000। अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर आ गया। देखिए क्या है कि श्रीमान एक्स और बाई की सालाना आमदनी 9:8 के अनुपात में है। श्रीमान एक्स से श्रीमान बाई है, दोनों की जो सालाना आमदनी है उनका जो अनुपात है वो 9:8 है। और उसके खर्चे का अनुपात 5:4 है। एक्स और वाई की जो सालाना इनकम थी, जो आय थी, जो आमदनी थी, वो थी 9:8 के अनुपात में। लेकिन उनका जो व्यय है, उनका व्यय का अनुपात है 5:4। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से मतलब अलग अलग, दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपए बचा पाते हो तो बाई का खर्चा क्या है? बाई का खर्चा क्या है? हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। इनकी मैं अगर इनकम की बात करूं तो इनकम का जो अनुपात है वो 9:8। कितना है? 9:8। और मैं इनके एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 5:4। तो एक्सपेंडिचर 5:4, लेकिन इनकम की बात कर रहा हूं तो इनकम बैठ रही है 9:8। तो मैं यहां से प्रश्न को 2 या 3 तरीके से कर सकता हूं। और एक्सपेंडिचर बचाने के बाद ये भी व्यक्ति 5,000 रुपए बचा रहा है, ये व्यक्ति भी 5,000, ये व्यक्ति भी 5,000 रुपए, दोनों व्यक्ति 5,000 रुपए बचा रहे हैं। और इनका जो रेशियो बैठ रहा है वो इस प्रकार है कि जो इनकी आमदनी का रेशियो है 9:8 और जो इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:4। और दोनों 5:4 से एक्सपेंडिचर करने के बाद जो उनकी शेविंग है, बचत है, वो 5,000 रुपए, 5,000, दोनों 5,000 रुपए बचा रहे हैं। तो मैं प्रश्न को 2 या 3 तरीके से करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं पहला ये फंडा दिखा रहा हूं कि कंसेप्चुअल चीज क्या है। कंसेप्चुअल, अगर मैं यहां पर x की इनकम 9x मान लू, y की इनकम ऑटोमेटिकली 8x हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैं यहां से 9x, अगर मैं इसकी बचत निकाल दूं, 9 आमदनी में से अगर बचत निकाल दूं -5,000 बटे इसकी आमदनी में से अगर इसकी बचत निकाल दूं तो क्या मुझे उसका खर्च नहीं मिलेगा? अगर आमदनी में से बचत निकाल दी जाए तो क्या मुझे उसका खर्च नहीं पड़ता चलेगा?
तो आमदनी में से बचत निकाल दी, आमदनी में से बचत निकाल दी, और इनका जो रेशियो है इस एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 दूनी 36x माइनस 4 पंजे 20,000 बराबर 8 पंजे 40x माइनस 5 पंजे 25,000। ये 36x इधर ले जा रहा हूं तो 4x हो गया, और ये 25,000 अगर इधर ला रहा हूं तो 5,000 आ गया। तो 4x की वैल्यू कितनी है? 5,000। तो मैं 4 से काटूं तो ये 4x की वैल्यू अगर 5,000 आ गई। हमसे पूछा क्या प्रश्न में? हमसे पूछा है कि श्रीमान बाई का खर्चा कितना होगा। तो श्रीमान बाई का जो खर्चा है वो कितना है? पहले तो उसकी आमदनी बताइए। 8x आमदनी थी तो उसकी 4x की वैल्यू 5,000, तो 8x की वैल्यू 10,000। 10,000 उसकी आमदनी आ गई, 5,000 उसने बचत कर दी, तो ऑटोमेटिकली खर्चा कितना होगा? ऑटोमेटिकली खर्चा कितना होगा? 10,000 माइनस 5,000 बराबर 5,000 रुपए का वो खर्चा करेगा। इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इस तरीके से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं करना किस तरीके से। ये तो आपका कंसेप्चुअल मेथड था कि अगर सब चीज फेल हो जाए तो बाद में जो काम देगा वो ये चीज देगी, लेकिन प्रश्न को करने के लिए इतना समय हमारे पास नहीं होता, तो कम समय में हम प्रश्न को किस प्रकार करें वो देखिएगा। x श्रीमान बाई श्रीमान, रेशियो 9:8 इनकम का, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4, और बचत जो हो रही है वो इसे भी 5,000, इसे भी 5,000। तो यहां से मैं देखूं कि श्रीमान बाई जो है उनकी आमदनी 8 थी, श्रीमान एक्स जो उनकी आमदनी 9 थी। तो मैं यहाँ इसका अंतर लूं, यहाँ इसका डिफरेंस लूं, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो डिफरेंस दोनों का 4 हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये रेशियो ये सही है, ये भी सही है। तो जो हमारी खर्च होगा वो 5:4 के बाद बचत जो होगी वो 4 भाग के बराबर होगी, यानी कि 4 भाग जो बराबर होगा मेरा 5,000 रुपए होगा, और 4 भाग बराबर 5,000 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि श्रीमान बाई का खर्च कितना है। श्रीमान बाई का खर्च भी 4 भाग ही है, तो खर्च जो होगा उसका बेटा 5,000 रुपए होगा। आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा। बात समझ में आई? अगले प्रश्न की ओर चले। तो अगले प्रश्न है हमारा, देखिएगा डिस्प्ले पर आ गया होगा, लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 4:3 है, इसके खर्चे का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की बचत 6,000 रुपए हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति या ए और बी दोनों की बचत व्यक्तिगत रूप से 6,000 रुपए हो, तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। ए और बी की हमें क्या ज्ञात करनी है? आय ज्ञात करनी है। सेम ऐसा ही प्रश्न है, वहां पर एक्स वाई था, यहाँ पर ए बी है। ए और बी की आय का अनुपात है 4:3, 4:3 आय का अनुपात। मैं यहाँ से खर्चे का अनुपात दे रखा है 2:1, खर्चे का अनुपात है 2:1, और जो बचा रहे हैं ये भी 6,000 रुपए, ये श्रीमान भी 6,000 रुपए। तो यहां पर आपको ये प्रश्न सिंपल है, डायरेक्ट इनका बना हुआ है सिंपल, कि 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यहां भी 2 बचेगा, यहां भी 2 बचेगा, तो फिक्स है। यहां 2 बचा, यहां 2 बचा। इसका मतलब ये होगा कि 2 भाग बराबर कितने रुपए होंगे? 2 भाग बराबर कितना होगा? 6,000 रुपए। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3,000 रुपए। हमसे पूछा क्या है? दोनों की अलग अलग आय, दोनों की अलग अलग आय, तो 3 चौक 12,000 रुपए हमारी हुई ए वाली साहब की आय, 3 तिया 9,000 रुपए हमारी बी वाली साहब की आय। तो इनकी आय जो है 12,000 और 9,000 रुपए, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर जो सिंपल इसका मेथड है वो यही है, फिक्स टारगेट दिया हुआ है, फिक्स सब चीज है, तो यहाँ से उत्तर निकाल पाएंगे। लेकिन अब अगर चेंजेस हो जाए प्रश्न में, धीरे धीरे मैं पोस्टमार्टम करता चलूंगा हर प्रश्न का, तो आईबीए का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज हम। तो आईबीए चल रही है, आईबीए एक्सपेंडिचर तीनों चीज देख रहे हो। प्रश्न है अगला प्रश्न किस प्रकार है, ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 2:3 है। ए और बी की आय का अनुपात है 2:3। इसके खर्चे का अनुपात है
4:7, खर्चे का अनुपात है 4:7, व्यक्तिगत बचत है, जो व्यक्तिगत रूप से बचत है वो 4,000 रुपए कर रहे हैं, तो आय में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी 4,000 रुपये बचा रहा है और ये भी कितने हजार रुपये बचा रहा है, 4,000 रुपये बचा रहा है। ये भी 4,000 रुपये बचा रहा है और ये व्यक्ति भी कितने हजार रुपये बचा रहा है, 4,000 रुपये बचा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों की आय में डिफरेंस यानी कि अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहां से मुझे बताइए कि इसकी आय अधिक होगी या इसकी आय अधिक होगी। ऑटोमेटिकली आपको पता होगी जब भाग बी के 3 है, ए के 2 है, तो आय भी किसकी अधिक होगी, बी की अधिक होगी। तो देखिएगा वहां पर आय जो दे रखी थी, आय का रेशियो दे रखा था, उससे आसानी से घट पा रहा था यहाँ। लेकिन अगर मैं 2 से 4 घटा पाऊंगा तो कैसा हो सकता है, आय के अनुपात से खर्च हमारा अधिक हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। अब हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं एक बार कंसेप्ट मेथड से बता दूं इस चीज का पोस्टमार्टम करने के लिए। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारा इसकी आय है, ए की वो 2x है, बी की 3x है, इनकी आय। अगर मैं आय में से बचत घटा दूं 4,000 रुपए बटा इसकी आय में से बचत घटा दूं 4,000 रुपए, तो मेरे पास उसके खर्च ही तो बचेगा। तो ये भी खर्च और खर्च का अनुपात दे रखा 4:7। तो यहां से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 दूनी 14x माइनस 7 चौक 28,000 बराबर 4 तिया 12x माइनस 4 चौक 16,000। तो यहां से इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो यहां से 2x बचा और 28,000 में से 16,000 घटे तो हमारे पास 12,000 बचे। तो x की वैल्यू आ गई होगी 6,000। तो x की वैल्यू 6,000 है। हमसे पूछा इनके आय के बीच अंतर, तो 3 भाग मिल रहे थे, इसे 2 भाग मिल रहे थे इसे, तो इनके बीच में जो अंतर होगा 1x का होगा और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। जो अंतर है वो हमारा x ही है। 3x इसकी आई थी, 2x इसकी आई थी, जो डिफरेंस है वो x होगा। 3x में से 2x गए, 1x बचा, 3x में से 2x गए, 1x बचा, तो हमारा x उसका डिफरेंस, तो x बराबर 6,000 रुपए, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। लेकिन हमें करना किस तरीके से देखेगा, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, सिंपल मेथड है, कंसेप्चुअल बेस है। तो यहां से अब देखते हैं कि हमको प्रश्न कैसे करना है। देखिएगा इसकी बचत 4,000, इसकी बचत 4,000, लेकिन हम 2 में से 4 नहीं घटा सकते, 3 में से 7 नहीं घटा सकते, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर 2 में से 4 घटाया 2, 3 में से 7 घटाया 4, तो यहाँ पर लेकिन सेविंग तो दोनों की बराबर हो रही है। तो लेकिन यहाँ पर जब सेविंग बराबर हुई, यहाँ पर हमें गड़बड़ आ रही, तो हमेशा हमारा प्रश्न गलत हो गया। तो गलत हो गया, तो यहाँ से हमें देखना है कि हम इसको सही कैसे करें। तो सही बेटा ऐसे करना है, तो यहाँ पे हमें देखना है 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 1। इस 1 की गुणा इस वाले में कर दो, 4 और 7 का डिफरेंस कितना, 3, इस 3 की गुणा यहाँ पर कर दो। तो अब जो रेशियो बनेगा मेरा वो बनेगा 3 दूनी 6, रेशियो 3 तिया 9 और 4:7। अगर अब मैं घटाऊं तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो यहां से 2 भाग बराबर जो होगा वो होगा मेरा 4,000। लेकिन बेटा अब जो उसकी आय होगी, अब जो ए की आय होगी वो 6 भाग होगी, बी की आय होगी 9 भाग होगी। ए की आय 6 भाग, बी की आय 9 भाग। तो यहां से 2 भाग की वैल्यू 4,000, तो 1 भाग की वैल्यू 2,000। जब 1 भाग की वैल्यू 2,000 आई और हमसे पूछा क्या डिफरेंस, तो 9 में से 6 गए तो कितना है डिफरेंस, 3 भाग, 1 भाग का मान 2,000, तो 3 भाग का मान 2 तिया 6,000। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। कैसा लगा, मजा आया ना? देखिएगा यही तो जादू है, जादू होता जाएगा, समझते जाइएगा। एक बार और समझाता हूं इस बात को मैं। देखिएगा अब अनुपात में गड़बड़ होगी, 2 में से 4 घटाया या इनका अंतर लिया तो 2 बचा, 3 का और 7 का अंतर लिया तो 4 बचा। जैसे अनुपात में गड़बड़ हुई, अनुपात अलग अलग आए, तो हमारा जो ये था सेविंग तो सेम थी लेकिन अनुपात हमारे अलग अलग आ रहे हैं। तो हमको इस अनुपात को सेम करना है। सेम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं इनका डिफरेंस लूं तो इनका डिफरेंस 1 होगा और 4 और 7 का डिफरेंस 3 होगा। इस वाले डिफरेंस की गुणा इससे, इस वाले डिफरेंस की गुणा यहाँ। तो यहाँ जो मेरा बचा 6:9, यहाँ बचा 4:7। अगर मैं अब घटाता हूं, 6 में 4 गया 2, 9 में 7 गया 2, तो 2 भाग बराबर जो होगा वो मेरा होगा 4,000। तो
तो 4000 बराबर 2 भाग, तो 1 भाग बराबर 2000, और हमसे पूछा था इनका अंतर, तो इनका अंतर होगा 3 भाग, तो 3 भाग बराबर होगा 1 भाग बराबर 2000, तो 3 भाग बराबर 3 दूनी 6000। 6000 हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है और उसके व्यय का अनुपात 9:11 है। इस बार भी ऐसा एक प्रश्न है, ए और बी है, उनकी आय का अनुपात है 5:7, आय का, खर्च का अनुपात है 9:11। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 और उनके खर्च का अनुपात 9:11। यदि हमारे ए भाई साहब 1200 रुपए बचाते हैं, बी भाई साहब हमारे कितने रुपए बचाते हो? 900 रुपए बचाते हैं। बी भाई साहब हमारे 2000 रुपए बचाते हैं। बी भाई साहब की जो बचत है वो कितनी है? 2000 रुपए है। तो पूछ रहा है कि दोनों की आय ज्ञात कीजिए। 5, 7, 9, 11 और 1200 और 2000। अब आपने देखा कि प्रश्न में एक और बदलाव आया। बदलाव क्या आया? अभी तक हमारी जो सेविंग थी वो क्या थी? बराबर थी। सबसे पहले से हमारी जो सेविंग है वो बराबर चलती आ रही है, बराबर चलती आ रही है, बराबर चलती आ रही है। लेकिन जो पहला बदलाव आया था वो बदलाव आया था यहाँ, यानी कि हमारा जो आय थी उसका अनुपात अधिक था, तो हमारा आसानी से अंतर मिल पा रहा था और बराबर अंतर आ रहा था। तो अब उसके बाद जो बदलाव आया, बदलाव क्या है कि अब इनके अंतर आने बराबर बंद हो गए। जब अंतर आने बराबर बंद हो गए, लेकिन अभी हमारी सेविंग सेम थी। इस बार क्या है कि अंतर भी गलत है और सेविंग भी क्या है? अलग अलग है। तो प्रश्न थोड़ा सा बढ़ता गया, तो प्रश्न बढ़ता गया। तो आइए प्रश्न किस प्रकार सोल्व करेंगे देखिए। मैं इसकी अगर इनकम मान लू ए की तो 5x होगी, मैं कंसेप्चुअल बता रहा हूं। इसकी 7x होगी, इसकी 5x, इसकी 7x। मैं 5x में से अगर इसका बचत घटा दूं 5x माइनस 1200, तो क्या मुझे इसका खर्च नहीं पता चलेगा? ए का, ए की आमदनी में से अगर बचत घटा दो तो खर्च ही तो बचेगा। ऐसी इसकी आमदनी में से, इसकी आमदनी 7x थी, उसमें से मैंने इसकी बचत घटा दी 2000 रुपए, तो मुझे जो मिला वो मिला 9:11, यानी कि 9/11। मैं तिरछे गुणा करता हूं तो 11 पंजे 55x माइनस 12 11 132, 13,200 बराबर 9 7 63x माइनस 9 दूनी 18,000। अब देखते हैं कि ये वाला इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 63 में से अगर 55 घटा दूं तो मेरे पास बचा 8x बराबर 18,200 में से 13,200 घटा दो तो बचा 4,800। तो x की वैल्यू आई मेरे पास 848 यानी कि 600। और हमसे प्रश्न में पूछा क्या? हमसे प्रश्न में पूछा है कि दोनों की आय ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू 600, तो इसकी होगी 6 पंजे 30 यानी कि 3,000, और इसकी होगी 6 सत्ते 42 यानी कि 4,200। तो इसकी आई 3,000, इसकी आय आई 4,200। यहां तक सभी के समझ में है? कोई समस्या नहीं है, हल्का प्रश्न है। लेकिन ये कंसेप्चुअल बेस तो मैं आपको बताता आ रहा हूं, शुरू के प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में, सभी में ये लटका रहा है। तो मैं अगर आपको दूसरे तरीके से जो मैं आपको ट्रिगली मेथड सिखा रहा हूं उससे बताऊं, जो आपको बेटर लगे उससे कीजिएगा। लेकिन मैं अगर आपको उस ट्रिगली मेथड से करा हूं तो ट्रिगली मेथड क्या बताएगा कि मैं करता हूं क्या, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 11 पंजे 55, 9 सत्ते 63, इनका डिफरेंस लेते हो तो इनका डिफरेंस आया 8। मैं फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 11 12 132, 13,200 और 2 9 18, 18,000। अगर मैं इनका डिफरेंस लूं तो इनका डिफरेंस है 4,800। तो 8 भाग बराबर ही होगा 4,800। 8 भाग बराबर, जो इनका डिफरेंस आया था और इनका डिफरेंस आपस में बराबर होगा, तो 8 भाग बराबर होगा 4,800। तो एक भाग की वैल्यू यहां से भी कितनी आएगी? 600। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि इनकी अलग अलग आय बताइए। 5 भाग था, 7 भाग था, तो 6 पंजे 30, 3,000, 6 सत्ते 42, 4,200। यहां तक आपकी समझ में आया? तो 3,000 हो गई ए की आमदनी, 4200 हो गई बी की आमदनी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते गए, जहां तक हमें क्रॉस मल्टीप्लाई दिखाई दी हमने वहां तक की। यहाँ आया 8 डिफरेंस, यहाँ आया 4800,
8 भाग बराबर 48, 1 भाग बराबर 600, तो 5 भाग बराबर 3000, 6 भाग बराबर और 7 भाग बराबर 4200। अब आप पूछ रहे हैं कि अगर हम एक्सपेंडिचर निकाले तो 600 6 54, तो 5400 एक्सपेंडिचर आ गया, ये गलत हो जाएगा। आए 3000, 1200 खर्चा, 1200 बचत, तो खर्चा ऑटोमेटिकली 1800 रुपए होगा। आए 4200, 2000 रुपए हमने बचा लिए, तो खर्चा जो होगा वो 2200 रुपए होगा। तो ऐसा हमारा खर्चा होगा। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, धीरे धीरे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते चलते हैं। कंसेप्चुअल मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है, उससे हर प्रश्न को आप सोल्व कर पाएंगे। बस आपको एक चीज पता होना चाहिए कि खर्च और बचत बराबर हमारी क्या होगी, आय होगी, या आय माइनस खर्च बराबर बचत, या आय माइनस बचत बराबर खर्च। ये तीन चीजें एक ही सर्व समीका, वहां से एक ही हमारी सर्व समीका आय बराबर जो होगी वो बचत जमा खर्च होता है। आइए अगला प्रश्न है, सेम ऐसा ही प्रश्न लिख दे रहा हूं मैं कि ए और बी की आय का अनुपात है 3:2, 3:2, आय का अनुपात 3:2, और मैं खर्च का अनुपात लिख दे रहा हूं, खर्च का अनुपात है बेटा 4:3, और जो इनकी बचत है वो बचत दे रखी है 2000 रुपए और 900 रुपए, 2000 और 900। कंसेप्चुअल मेथड से आप कर सकते हैं स्वयं, लेकिन मैं डायरेक्टली ट्रिकी मेथड से कर रहा हूं। तो 4 दूनी 8 और 3 3 9, 8 और 9 का डिफरेंस कितना है 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, 3 दूनी 6000 और 9 चौक 36, तो 3600। अब मैंने यहां से घटाया तो कितना है 2400, यानी कि एक भाग की वैल्यू है 2400, तो एक भाग बराबर 2400 हमसे पूछ रहा है कि ए और बी की आय, ये क्या पूछ रहा है उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो उनकी आय होगी तो 24 के 7200 रुपए हुई ए की, और 24 दूनी 4800 रुपए बी की। इन दोनों का उत्तर होगा 7200 रुपए 4800 रुपए। इतनी जल्दी प्रश्न हो गया, आपको पता भी नहीं चला, जादू हो गया, जादू, ये जादू ही है। समझ में आई बात? लिखिएगा अगला प्रश्न, फिर अगला प्रश्न क्या है देखते जाइएगा कैसे कैसे हम प्रश्न को हलवा करते जाते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं ये यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी की आय का अनुपात है 2:3। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके बोर्ड पे होगा ए और बी की आय का अनुपात है 2:3 आय का। दूसरा प्रश्न, दूसरी बात जो है इसमें क्या लिखी हुई है कि उनके जो खर्च का अनुपात है वो दे रखा है 1:2। जो खर्च है वो दे रखा है 1:2, 1:2। लेकिन एक बात कहेगी कि यदि बी का व्यय का 90%, यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर हो, ए की आय के बराबर हो, तो हमसे पूछ कर रहा है प्रश्न में, पूछ रहा है कि ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा, ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। ये प्रश्न कितना शानदार प्रश्न है, देखिएगा किस प्रकार प्रश्न को करना है। अगर मैं ए की आय 2x मान लूं तो बी की आय ऑटोमेटिकली कितने x होगी, 3x। अगर मैं ए का खर्च y मान लूं तो हमारे बी भाई साहब का खर्च ऑटोमेटिकली कितना होगा, 2y होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने मान लिया, इसमें कांस्टेंट x रख दिया, x से x कटा, रेशियो 2:3। ये मैं सबसे पहली क्लास में बता चुका हूँ, 22 से 22 कटा, 22 से 22 कटा, अब भी रेशियो 1/2 यानी कि 1:2। अब मैं हमारे प्रश्न में दिया कि बी का व्यय 90, बी के व्यय का 90% बराबर ए की आय के बराबर, तो ए की आय कितनी है 2x बराबर बी का व्यय कितना है 2y का 90/100। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और मैं x के बटे में क्या ला रहा हूं, y ला रहा हूं, तो 9/10। यहां से मुझे एक बात पता चली कि x की वैल्यू 9 हो सकती है और y की वैल्यू 10 हो सकती है, या x और y का मुझे रेशियो मिला, वो रेशियो है 9/10 या 9:10। यानी कि मैं अगर डायरेक्टली
x की जगह 9 रख दूं और y की जगह 10 रख दूं तो मेरे प्रश्न का उत्तर सही आ सकता है। मैं सबसे पहली वाली क्लास में लिखाया था, लेकिन उसके लिए एक चीज होनी चाहिए कि x और y की दोनों की घात जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, उसमें कोई भी अलग घात की बात ना हो। तो मैं देखता हूं, अब मैं वैल्यू रखता हूं। हमसे पूछा क्या, बचत। तो ये हमारा खर्च ये हमारे आय वाला है, ये हमारे खर्च वाला है। तो मैं इसका अगर आय निकालू तो 9 दूनी 18, अगर मैं इसकी आय निकालू तो 9 तिया 27। अब मैं हाथों हाथ ही इसका खर्च निकालू तो 10 और मैं इसका खर्च निकालू तो 10 दूनी 20। तो अब मेरे पास जो आमदनी माइनस खर्च, तो बचत बची, आमदनी माइनस खर्च, तो मैं माइनस कर देता हूं। तो यहां बचा 8, यहां बचा 7। तो हमारी बचत का अनुपात भी कितना होगा, 8:7 होगा। 8:7 होगा। यहां तक बात समझ में? मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही धीरे धीरे क्वेश्चन को समझा पा रहा हूं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया और आपकी समझ में आ भी गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। रिपीट क्या करना है कि 2:3 में इनकी आय थी, 1:2 में खर्च था। अगर मैंने ये आय 2x मान ली तो और इसकी आय ऑटोमेटिकली 3x होगी। खर्च मैंने y मान लिया तो इसका खर्च 2y होगा। हमारे प्रश्न में दिया गया कि a की आय 2x बराबर b के bn 2y का 90/100 है। यहाँ से x बटा y की मान आया 9/10, यानी कि x की जगह मैं 9 रख सकता हूँ, y की जगह 10 रख सकता हूँ। तो मैंने x की जगह 9 रखा, y की जगह 10 रखा। यहाँ से मैंने इनकी बचत जो निकाली वो 8:7 में आई और यही हमारे बचत का अनुपात होगा, यही हमारे बचत का अनुपात होगा। समझ पाए बात को? अगले प्रश्न की ओर चले। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दुख तकलीफ हो तो मुझे बता सकता है, कमेंट में लिख सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकता है कि मुझे यहाँ दिक्कत थी, एक बार बता दीजिए। तो मैं उसके लिए ऐसा बहुत प्रयत्न करूंगा कि मैं उसकी समस्या को हल कर सकूं, मैं उसकी समस्या को हल कर सकूं। अगले प्रश्न की ओर चले। तो अगला प्रश्न किस प्रकार है बच्चा हमारा? अगला प्रश्न है कि P और Q की आय का अनुपात है। P और Q भाई साहब की आय का अनुपात है 2:1। किसका अनुपात? आय का अनुपात। आय का अनुपात ये है, उसके BA का अनुपात दे रखा है BA मतलब होता है खर्च, 5:3। आय का अनुपात था 2:1, खर्च का अनुपात है 5:3 और बचत का अनुपात है, यहाँ पर इस बार बचत का अनुपात भी दिया। देखिएगा प्रश्न धीरे धीरे ऊपर के लेवल पर जाते हुए बोर्ड से ऊपर पहुंचने वाले हैं और लेवल इतना ऊपर जाएगा कि छत पर भी अड़ जाएगा। आइएगा, बचत का अनुपात है 4:1, 4:1। तो रेशियो ऐसी चीज है कि आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ से भी अगर कनेक्ट करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पर बचत का अनुपात दे रखा 4:1 और लेकिन एक बात कही कि P और Q सम्मिलित रूप से जो बचत कर रहे हैं वो बेटा कर रहे हैं 5,000 रुपए। P और Q सम्मिलित रूप से जो बचत कर रहे हैं वो 5,000 रुपए ही कर रहे हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए, प्रश्न में पूछ रहे हैं कि बताइए प्रत्येक की मासिक आय, यानी कि आय P की आय और Q की आय ऑटोमेटिकली, यानी कि P की और Q की आय इमीडिएटली है क्या। हमसे ये बात पूछी कि बताइए P और Q की आय क्या। तो यहाँ प्रश्न में हमें घुमावदार मोड़ दिखा। हम मोड़ को देखा और मोड़ हमने पहले ही देखा कि मोड़ लांघना बहुत ही मुश्किल है और हमने उस मोड़ को स्किप कर दिया और स्किप करने के बाद हम उसको वापस मुड़ गए और वहीं से हम अपना वापस आ गए, यानी कि हम मोड़ के पास तक नहीं पहुंच पाए, हमने उसे देखा ही नहीं। लेकिन हमें मोड़ को देखना चाहिए था और हम अब देखेंगे। तो मोड़ है क्या, बेसिकली उसको लांघना पड़ेगा। आइए, बेसिकली बात क्या है कि बचत जो है वो बचत 4:1 में है। तो इसका मतलब टोटल भाग जो बचत कर रहे होंगे वो कितने भाग कर रहे होंगे? 5 भाग। लेकिन 5 भाग का मान कितना है? 5,000 रुपए। तो उनकी मुझे बचत बताइए कि बचत हो कितनी रही है। बचत हो रही है इनकी भाई साहब की हो रही है 4,000 रुपए। एक भाग का मतलब 1,000 रुपए, 4 भाग बचत कर रहे हैं, एक भाग तो इनकी 4,000, इनकी 1,000। अब मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपके सामने प्रश्न लिख दूं कि P/Q ये है, इनका आय का अनुपात 2:1 है, खर्च का अनुपात 5:3 है और इनकी बचत इन भाई साहब की 4,000 है, इनकी 1,000 है, तो बताइए क्या मुझे पहले वाला प्रश्न नहीं बन गया? बन गया नहीं बन गया कि 4,000 इन भाई साहब की बचत, इन भाई साहब की बचत 1,000, इनकी आय का अनुपात 2:1, इनके खर्च का अनुपात 5:3,
बचत 4000 1000। अब तो आपको तिर्यक गुणा करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइएगा। तो 5 6 5 और इनका 2 3 6 डिफरेंस 1। अब इनकी गुणा करता हूं 4 3 12 और 1 पंजे 5, 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, यानी कि एक भाग की वैल्यू आ रही है 7000। और हमसे पूछ क्या रहा है, मुझे बताइए पूछ क्या रहा है, उनकी मासिक आय। इन भाई साहब की आय होगी 7 दूनी 14000 और इन भाई साहब की आय होगी 7000, यानी कि एक भाग का मतलब 7000, दो भाग का मतलब 14000, एक भाग का मतलब 7000। इनकी मासिक आय पी भाई साहब की 14000 और क्यू भाई साहब की 7000। तो बन गया ना जादू, है ना जादू। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार है, देखते जाइएगा, होता जाएगा, उड़ते जाएंगे प्रश्न क्या है अगला, अगले प्रश्न है कि A अनुपात B अनुपात C जो है, A अनुपात B अनुपात C जो है, उनकी आय का अनुपात दे रखा है। A अनुपात B अनुपात C की आय का अनुपात है 7 अनुपात 9 अनुपात 12, 7 अनुपात 9 अनुपात 12। और उनके खर्च का जो अनुपात है, खर्च ये आय का है, और उनके खर्च का जो अनुपात है, जो उनके एक्सपेंडिचर का अनुपात है, वो अनुपात दे रखा है बच्चा 8 अनुपात 9 अनुपात 15, 8 अनुपात 9 अनुपात 15। उनके खर्च का अनुपात है 8 अनुपात 9 अनुपात 15। और हमसे एक बात कही गई कि यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है, यानी कि ए जो भाई साहब है उनकी जो बचत है अपनी आय का 1/4 है, तो हमसे पूछ रहा है तो इनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनकी जो बचत है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। मैं यहां से ए भाई साहब की अगर आय 7x लिख दूं तो बी भाई साहब की जो आय होगी वो कितनी होगी, 9x होगी। और सी भाई साहब की जो आय होगी वो कितनी होगी, 12x होगी। मैं खर्च की बात करूं तो मैं अगर ए भाई साहब का खर्च 8/, लिख दूं, कितना 8/, लिख दूं, और इन भाई साहब का जो खर्च है ऑटोमेटिकली 9/, होगा। इन भाई साहब का जो खर्च है वो ऑटोमेटिकली 15/, होगा। तो मुझे दे रखा है कि ए भाई साहब की जो बचत है, उनकी जो बचत है उनकी आय का 1/4 है। तो मैं अगर बेसिकली बचत की बात करूं तो मैं इसकी आमदनी में से अगर खर्च घटा दूं तो ऑटोमेटिकली बचत मिलेगी। तो यानी कि 7x - 9y बराबर बचत, लेकिन बचत है कितनी, 7x का भी कितना, चौथाई हिस्सा, यानी कि 7x का कितना, 1/4। इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, 7 चौक 28x माइनस 9 चौक 36y बराबर 7x। मैं इस 36y को इधर ले जाता हूं, प्लस में होंगे 7 वाले इधर लाता हूं तो 21x बराबर होगा 36y। ये 8 है, सॉरी ये 8y है, ये भी कितना होगा, 32 होगा, और ये भी कितना होगा, 32 होगा। तो x/y का जो मान आया वो आया बेटा 32/21। 32/21 आया हमारा x और y का मान, यानी कि x की वैल्यू 32 होगी और y की वैल्यू 21 होगी। यहां से आपका प्रश्न क्या बनता है कि उनकी बचत का अनुपात पूछा है हमसे। हाँ, उनकी बचत का अनुपात पूछा है, तो बचत का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो अगर इसकी 32 सत्ते तो 32 और 7 की गुणा करता हूं, ये इसकी आय होगी, चलो ए भाई साहब की। बी भाई साहब की बात करता हूं तो 32 × 9, और सी भाई साहब की बात करता हूं तो 12 × 32। एक्स की वैल्यू थी ना, अब मैं बाई की बात करता हूं, मुझे बचत चाहिए, तो बाई की बात करता हूं तो 21 × 8। मैं इन वाले भाई साहब की बात करता हूं तो 21 × 9, इन वाले भाई साहब के पास 15 × 21। और मैं अगर इनमें से घटा दूं, ये घटा दूं तो मुझे बचत मिल जाएगी। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 पे 21 है 22, तो ये बैठ रहा है मेरा 224, और ये बैठ रहा है 21 अट्ठे 168। मैं अगर इसमें से घटाऊं तो यहाँ बैठा 56, और मेरा ऑप्शन दे रखे हैं 56 वाले 2 या 3। चलो आगे देखते हैं। तो 32 नंबर 320, और में से 32 घटा, 320 - 32 तो कितना होगा, 288।
और 21 नम्मा कितना होता है, 20 नम्मा 180, 189। तो यहाँ कितना बच रहा है 88, 89, तो यहाँ बचा 99। 56 अनुपात 99 अनुपात 12 और 32 की बात में 32 दूनी 64, यहाँ बचा 384। पढ़े आदमी चाहिए तो 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315। तो यहाँ 14 में से 5 गया 9 और यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6। तो हमारा जो रेशियो है वो है 56 अनुपात 99 अनुपात 69। 56 अनुपात 99 अनुपात 69, और यही हमारी क्या का अनुपात होगा, बचत का अनुपात होगा। यही हमारी क्या का अनुपात होगा, बचत का अनुपात होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती गई तो टफ होगी, इसलिए हमें डरना नहीं है। टफ तो होती है, टफ तो करना ही है हमको, टफ नहीं जाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है मेरे प्रश्न में कि ए बी और सी की आय का अनुपात है 2:3:4। ए बी और सी की जो आय है वो है 2:3:4 का अनुपात है। ए बी सी की आय का अनुपात है 2:3:4, खर्च का अनुपात है 3:4:5, 3:4:5, और ए जो है वो अपनी आय का 1/5 बचत कर लेता है। तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, तो उनके खर्च है 3:4:5, और जो ए है अपनी आय का 1/5 बचत कर लेता है। तो ये 2x होगी, ये 3x होगी, ये 4x होगी, ये 3y, ये 4y, ये 5y। मैं आपको बताता हूं कि 2x माइनस 3y, ये इसकी बचत होगी, आमदनी माइनस खर्चा बराबर उसकी बचत का 1/5, यानी कि 2x/5। तो 5 दूनी 10, x माइनस 5 या 15y बराबर 2x। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 8x बराबर 15y, और x/y बराबर होगा 15/8। x और y का मान है 15/8। x की जगह मैं 15 रख देता हूं, और y की जगह x की जगह 15 रख देता हूं, y की जगह 8 रख देता हूं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखिएगा 15 दूनी 30, 15 तिया 45, और 15 चौका 60, 8 तिया 24, 8 चौक 32, और 8 पंजे 40। तो यहाँ बचा 20, यहाँ बचा 45 में से 32 गया 13, और यहाँ जो बचा 6, यानी कि 6:13:20 जो होगा हमारी बचत का अनुपात होगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। एक अमूल्य जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसा प्रश्न देता हूं आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी थी मैंने उसकी ग्रुप्स में अपने सुपर 90 कोचिंग क्लासेस के। तो यहाँ पर देखिएगा जो अगला प्रश्न है वो किस प्रकार है कि ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय, ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का जो अनुपात है वो दे रखा 12:25। 12:25, ये अंतिम वर्ष की बात हो रही है। अब हमसे जो अगले बात कही, अगली बात क्या कही कि ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात जो दे रखा है वो दे रखा है 4:7 और 5:2, यानी कि अंतिम और पर्सनल, अंतिम और वर्तमान दोनों का, अंतिम और वर्तमान यानी कि अंतिम और वर्तमान में जो उनकी आय का अनुपात है वो दे रखा 4:7 और 5:2। तो हमारा यहां पर दे रखा 4:7 और 5:2, 4:7 और 5:2। ये हमारे बी भाई साहब है, ये बी भाई साहब का टोटल, ये ए भाई साहब का, ये ए भाई साहब का अंतिम 4 पार्ट, ये ए भाई साहब का वर्तमान, ये बी भाई साहब का अंतिम, ये बी भाई साहब का वर्तमान। तो मैं यहां देखता हूं कि यहां पर मेरे पास दे रखा था 12:25, यहां दे रखा 4 भाग, यहाँ ए अनुपात बी अंतिम वर्ष। अंतिम की मैं बात करूं तो अंतिम में 4 हिस्से दे रखे हैं, लेकिन यहां से 12 हिस्से,
मैं बी भाई साहब की बात करूं तो बी भाई साहब के यहाँ 5 हिस्से दे रखे हैं अंतिम में, लेकिन यहाँ थे 25 हिस्से। तो मैं इन 4 को 12 किस प्रकार बनाऊं, तो मैं इसे गुणा कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाई 3। तो मेरा बना 4 × 12 और 7 × 21। ये हो गए मेरे वर्तमान के, ये हो गए मेरे अंतिम के। तो अंतिम के यहाँ भी 12 थे, यहाँ भी 12 थे, बात हो गई सही। लेकिन अब ये बात गड़बड़ आ रही है कि बी भाई साहब जो थे, जो बी भाई साहब थे उनके 5 दे रखे, लेकिन यहाँ थे 25। तो मैं 5 को 25 कैसे बनाऊं, तो मैं कैसे गुणा कर दूं 5 से। तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। तो मैंने देखा कि यहाँ 25 बन गए, 25 थे 25 बन गए, तो बात सही होगी। लेकिन वर्तमान और वर्तमान, तो वर्तमान दोनों की आय का जो योग दे रखा वो दे रखा 31,000, लेकिन हमारा आया कितना 31 भाग, यानी कि 31 भाग बराबर होगा 31,000 के। तो एक भाग का जो मान आएगा वो आएगा 1,000 रुपए। एक भाग का मान आया 1,000 रुपए। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, हमसे प्रश्न में पूछा है कि ए और बी की वर्तमान आय अलग अलग ज्ञात कीजिए। ए और बी की वर्तमान आय जो है वो अलग अलग ज्ञात करनी। तो इन भाई साहब की आय होगी, ए भाई साहब की 21,000 रुपए, बी भाई साहब की होगी 10,000 रुपए। यही हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे, यही हमारे प्रश्न के उत्तर होंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक बात प्रत्येक बच्चे को समझ आ गई होगी। तो आ गई होगी तो मैं यहां तक जो हमारा आय व्यय और जो बचत थी उसका पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। अब इसके बाद हम आय व्यय का जो भी कोई भी प्रश्न होगा उसको आसानी से कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा क्लास को घुमाता हूं यहीं से। क्लास अब मैं तीसरा टाइप है, जो नेक्स्ट टाइप है उसकी ओर लेके चलता हूं कि अगला टाइप क्या होता है। अगला टाइप बेटा हमारा होता है मिश्रण वाला। तो मिश्रण वाला जो टाइप है, आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न लग गया। प्रश्न क्या है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध अनुपात पानी जो है वो दे रखा है बेटा 21:4। 21:4, 21:4 दे रखा है। हाँ, दूध और पानी का अनुपात है 21:4। और इसमें प्रश्न में कहा गया कि पानी की मात्रा 8 लीटर है। पानी की मात्रा 8 लीटर है और हमसे पूछ रहा है कि पूरा मिश्रण ज्ञात कीजिए। पूरा मिश्रण बेसिकली है कितना। तो पूरा मिश्रण क्या है, तो 4 भाग बराबर 8 लीटर, 1 भाग बराबर 2 लीटर। जब 4 भाग का मान 8 लीटर तो 1 भाग का मान 2 लीटर। हमारा टोटल मिश्रण कितना भाग है, 25 भाग। 1 भाग का मतलब 2 लीटर, तो 25 भाग का मतलब कितना कितना हो, 25 भाग का मतलब 1 भाग का मतलब 2 लीटर, तो 25 भाग का मतलब 50 लीटर। सिंपल सी बात है। उत्तर आ गया, उत्तर मिल गया होगा 50 लीटर। तो कुछ कराने की आवश्यकता है इसमें। अगला प्रश्न क्या है कि 80 लीटर, अगला प्रश्न है कि 80 लीटर दूध और पानी के घोल में या मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 से 2:3 हो जाए। यानी कि 80 लीटर पानी में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 3:2 है कि कितना पानी और मिलाया जाए कि जो हमारा अनुपात है वो कितना हो जाए बच्चा, 2:3 में चेंजेस हो जाए। देखिए ना, बेसिकली इनका अनुपात दे कितना रखा, मिल्क और वाटर का 3:2। हमारा अनुपात दे रखा 3:2 और हमें मिलाना क्या है, ऐड क्या करना, पानी मिलाना है। और पानी मिलाने से जो हमारा अनुपात चेंज करना है वो कैसे करना है, 2:3 में। यहां से प्रश्न को समझिएगा, 3 और 2 5, तो 5 भाग हो गए। टोटल 5 भाग का 80 लीटर मिश्रण है, तो 1 भाग का मतलब होगा 16 लीटर। तो हमारा जो मिल्क होगा वो कितना होगा, 48 लीटर, क्योंकि 3 है, 16 × 48 और 16 दूनी 32 लीटर होगा हमारा पानी। प्रारंभ की बात हो रही है, प्रारंभ में 48 लीटर दूध
और 32 लीटर पानी। अब हमें मिलाना क्या है, पानी मिलाना है। दूध तो उतना ही रहेगा 48 का 48 लीटर, और जैसे 48 का 48 लीटर रहेगा और हमें पानी मिलाना है इसमें, और अनुपात करना है नया 2:3, 2:3, यानी कि अभी जो हिस्से हैं वो 2 रहने हैं किसके, दूध के, और 3 होने हैं पानी के। लेकिन मेरा दूध तो चेंज नहीं होगा, 48 का 48 रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा 48 लीटर रिप्रेजेंट करेगा 2 भाग को, तो एक भाग को 24 लीटर, एक भाग को 24 लीटर, तो 3 भाग को जो हमारा पानी होगा टोटल, वो पानी कितना होगा, 24 किया 72 लीटर। कितना, 72 लीटर। बाद में जो पानी की मात्रा होगी वो 72 लीटर होगी, लेकिन दूध तो हमारा 48 का 48 रहेगा। तो 48 का 48 रहेगा, 32 लीटर प्रारंभ में पानी था, अब पानी हो गया 72 लीटर। तो मुझे बताइए कि पानी की मात्रा कितने लीटर बढ़ाएगी। तो पानी की मात्रा जो बढ़ाएगी वो कितने लीटर बढ़ाएगी, 40 लीटर बढ़ाएगी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। 40 लीटर हमें पानी और मिलाना पड़ेगा, जिससे हमारा अनुपात 3:2 की बजाय 2:3 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया? तो समझ में आया तो अगला प्रश्न कराएं। तो अगला प्रश्न कैसे कराएं, जब ये समझ में आए, तो ये समझ में आना चाहिए आपकी, ये समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि 50 लीटर अल्कोहल और सोडा के घोल में, अल्कोहल के नाम से खुश हो जाते हैं बच्चे अक्सर, क्यों? क्योंकि अल्कोहल एक ऐसी चीज है जो मन में खुशी लाती है। अच्छा देखिएगा कि 50 लीटर अल्कोहल और सोडा का घोल है, 50 लीटर अल्कोहल और सोडा का घोल है, जिनका अनुपात जो प्रारंभ में अनुपात है वो 3:2 है। हमसे कह रहा है कि कितना सोडा और मिलाया जाए, कितना सोडा और मिलाया जाए कि नया अनुपात जो बन जाए वो 6:7 बन जाए, 6:7 बन जाए। तो देखिएगा प्रश्न किस प्रकार सोल्व आउट करते हैं कि 50 लीटर टोटल मिश्रण था, इस 50 लीटर में 3:2 का अनुपात था, तो 50 लीटर में 5 भाग हो गए, तो 5 भाग बराबर 50 लीटर होगा। तो हमारे पास अल्कोहल की जो मात्रा होगी वो 30 लीटर होगी, और जो हमारी सोडा की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 20 लीटर होगी। अल्कोहल 30 लीटर, सोडा 20 लीटर। अब मुझे एक बात बताइए, इस बार बढ़ाना क्या है, क्या बढ़ाना है, सोडा बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, सोडा बढ़ाना है। बढ़ाना क्या है बेटा, हमें सोडा। तो सोडा बढ़ाना है, लेकिन अल्कोहल तो उतने का उतना ही रहना है। तो जैसे हम सोडा बढ़ाएं, कितना सोडा बढ़ाएं कि रेशियो कितना हो जाए, 6:7 हो जाए। तो मुझे बताइए 6 हिस्से क्या रिप्रेजेंट अल्कोहल को नहीं करेंगे, 6 हिस्से तो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करेंगे। 6 हिस्से अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अल्कोहल है कितने लीटर, 30 लीटर। तो 6 हिस्से 30 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक हिस्सा कितने लीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 5 लीटर को। 6 पंजे 30 होते हैं, एक हिस्सा 5 लीटर को, तो 7 हिस्से 5 सत्ते 35 लीटर को। यानी कि प्रारंभ में जो हमारा सोडा था वो 20 लीटर था, लेकिन बाद में जो हमारा सोडा हो गया वो कितना लीटर हो गया, 35 लीटर हो गया। तो हमारा सोडा बढ़ा कितना, 15 लीटर। यानी कि हम 15 लीटर सोडा बढ़ा देंगे, तब जाकर जो हमारा अनुपात है, तब जाकर जो हमारा अनुपात है वो अनुपात कितने की बजाय 3:2 की वजह से कितने में बदल जाएगा, 6:7 में बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक प्रत्येक बच्चे को मेरी बात समझ में आ गई होगी, और इतना हार्ड तरीके से मैंने क्लास को नहीं पढ़ाया कि समझ में बात ना आए। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो वो मुझसे बता सकता है, मेरे नंबर पर बता सकता है। मेरा नंबर सभी बच्चों को पता होगा, नहीं भी पता तो 7830266186। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, और अगली क्लास को हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद हम रेशियो सामान्यतः कंप्लीट हो जाएगा, खत्म कर देंगे हम रेशियो को। सामान्यतः हम कंफर्म नहीं कर सकते टोटल रेशियो हमारा समाप्त हो जाए, लेकिन सामान्यतः हम रेशियो को 90% तक समाप्त कर देंगे। तो अगली क्लास हमारी जल्दी आएगी रेशियो की, पार्ट 6, और पार्ट 6 यानी कि 6 पार्टों के अंदर हम पूरे रेशियो को समाप्त कर देंगे। रेशियो के बाद हम जो नया चैप्टर पढ़ेंगे वो काम से में पाइप टंकी वो पढ़ेंगे, और उसके बाद
हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में।